वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम 8 से लेके 13 मई के बीच में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सब क्वेश्चंस देखेंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपका स्टैटिक जीके क्वेश्चंस बनेगा तो उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। और पिछले कुछ दिन से रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही थी, आप लोग देख पा रहे होंगे। दरअसल हमारे घर एक छोटी सी नन्ही सी लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है, एक छोटी सी परी का आगमन हुआ है, और इस वजह से टेक केयर करने के चक्कर में थोड़ा सा क्या है कि समय निकालना मुश्किल हो जा रहा था, टाइम थोड़ा सा कम निकाल पा रहे थे। लेकिन अभी क्या है, सब कुछ हो गया है और अब हम यहाँ पर जो क्लासेस होंगी वो रेगुलर क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो तीसरा वाहन निर्माता बना है वो बना है, आपको ध्यान रखना है, भारत। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा कि भारत जो है वाहन निर्माता, यानी हम बात कर रहे हैं व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो भारत बन गया है तीसरा सबसे बड़ा दुनिया का। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। पहले कौन था? जापान तीसरे नंबर पे था। अब भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया। अब जापान जो है वो चौथे नंबर पे चला गया है। पहले नंबर पे आपको ध्यान रखना चाइना है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे अपना भारत है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, ये जो घोषणा की है, ये जो मतलब बताया है, ये किसने बताया है? तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो नितिन गडकरी जी ने अभी ये चीजें जो है ये अनाउंस किया है उन्होंने। उनके नितिन गडकरी के अनुसार ये जो चीजें हैं कि अब हम जो है वाहन निर्माण करने के लिए अब हम जो है तीसरे नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक चीज नोटिस कीजिएगा कि अभी ना करंट अफेयर्स में ही मैंने आपको कुछ सूचकांक और रैंकिंग पढ़ाई है और कुछ और भी चीजें हैं जिसमें वर्तमान में भारत कौन से स्थान पर है, भारत की रैंकिंग क्या है ना। उन चीजों को आज हम सब डिस्कस करेंगे जो अभी आप लोगों ने 2025 में पढ़ा है। तो सबसे पहले चलते हैं, अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम पे कि दूध के उत्पादन में विश्व में सबसे नंबर 1 पर कौन है? तो अपना प्यारा भारत है। ठीक है, तो दूध उत्पादन में पहले नंबर पे भारत है। कॉफी उत्पादन में भारत जो है वो 7वें नंबर पे है। कॉफी उत्पादन की बात कर रहे हैं और यहां पर पहले नंबर पे कौन है, यानी शीर्ष देश कौन सा है विश्व में? तो वो है ब्राजील। अगर हम इस्पात की बात करें या स्टील उत्पादन की बात करें तो भारत दूसरे स्थान पर है। पहले नंबर पे कौन है? तो चीन है। हथियार को आयात करने की बात करें, आयात यानी कि हम जैसे दूसरे देशों से जब हथियार खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आयात। और हम हथियार किसी को बेचते हैं तो उसको बोलते हैं निर्यात करना। तो हथियार आयात के मामले में भारत दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? तो यूक्रेन है। फिर बात करते हैं चाय निर्यात। चाय निर्यात करने के मामले में दूसरे नंबर पे इंडिया पहुंच गया है। पहले नंबर पे कौन है? केन्या है। फिर सड़क नेटवर्क की बात करते हैं। सड़क नेटवर्क जो है उस मामले में इंडिया जो है वो दूसरे नेटवर्क पे दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? तो अमेरिका है। ऐसे ही मेट्रो रेल नेटवर्क की बात करूं अगर मैं, तो मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे कौन है? तो चाइना है, दूसरे पे अमेरिका है, फिर तीसरे पे आपका इंडिया आ जाता है। तो ये तो हो गई कुछ चीजें 2025 में आपने पढ़ी हैं कुछ, जिसमें भारत का स्थान क्या है अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा था। और ये दूध उत्पादन वाला तो एग्जाम में पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो अभी 2025 में कुछ रैंकिंग आप लोगों ने हाल ही में पढ़ रखी है। जैसे अगर मैं कहूं आपको कि मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम यहां पर, तो अभी 2025 में जो रैंकिंग आई है, और ये जो आंकड़ा था 2025 में, ये 2023 का आंकड़ा था। यानी ये जो रैंकिंग है, ये जो सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आया है, ये 2023 का है। इसको जारी 2025 में किया गया है। ठीक है, और इसमें भारत जो है वो 30वें स्थान पर है और आइसलैंड जो है इसके अंदर टॉप पे है, शीर्ष पर है। और एक चीज और जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था इसे जारी कौन करता है? तो यूएनडीपी के द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अंदर कुल कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं? तो 193 देश जो है इसके अंदर शामिल थे। वहीं पे मैं बात करूं तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट की बात करूं 2025, इसमें भारत जो है 118वें स्थान पर है और फिनलैंड इसके अंदर टॉप पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसके अंदर भारत जो है वो 151 यानी कि 151वें स्थान पर है और नॉर्वे शीर्ष पर बना हुआ है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार सक्रिय सैन्य कर्मी के अंदर भारत जो है वो दूसरे नंबर पे। अब यहां पर ध्यान रखिएगा,
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स अगर आपसे पूछा जाए तो भारत चौथे स्थान पर है। और यहां पर ग्लोबल फायर पावर की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार सक्रिय सैन्य कर्मियों के मामले में जो भारत है वो दूसरे नंबर पे और चीन जो है पहले नंबर पे है। तो यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा दोनों चीजों में। फिर स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में एआई में निवेश की एक कैटेगरी है, यानी कि किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना निवेश किया है। तो एआई में निवेश के आधार पर जो भारत है वो 7वें स्थान पर है, पहले स्थान पर अमेरिका है। वायु प्रदूषण रैंकिंग 2025 में भारत जो है वो 5वें स्थान पर है, यानी वायु प्रदूषण के मामले में। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे कौन है? चाड है। और ये रैंकिंग जो है 2024 कर लीजिएगा, 2024 की रैंकिंग है जो अभी हाल ही में 2025 में प्रकाशित हुई थी, है ना। 2024 का आंकड़ा है वायु प्रदूषण रैंकिंग 2025, लेकिन ये जारी 2024 जारी 2025 में हुआ था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना कि चाड जो है वो पहले नंबर पे है। ये सारी चीजें आपको इसलिए मैं बता रहा हूं, सारी रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और खास करके भारत का स्थान इंपॉर्टेंट है। और ऐसी जो रैंकिंग होती है इसमें या तो आपसे पूछा जाता है कि भारत कौन से स्थान पर है, या पूछा जाता है कि शीर्ष पर कौन है या पहले स्थान पे कौन है, मतलब। तो इनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत की रैंकिंग जो होती है उसी को पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और ईरान के बीच कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत और ईरान के बीच अभी 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यहां पर कि एक बार तो मैप में देखिए ईरान को। ये जो आप मैप देख रहे हैं यहां पर, ये जो हिस्सा है ये है ईरान का हिस्सा। किसका हिस्सा है? ये जो है ईरान का हिस्सा है। और ये है अपना प्यारा भारत, इंडिया, है ना। तो आपको ध्यान रखना, इंडिया और ईरान जो है इसके बीच अभी 2 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। और ध्यान रखिएगा, ईरान के विदेश मंत्री का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर अब्बास अरागची। ये भारत में 2 दिवसीय यात्रा पर अभी आए हुए थे। और कि कौन कौन सी तारीख आपको ध्यान रखना है? 7 और 8 मई, जो 2 दिन की यात्रा पर आए थे, 7 और 8 मई को आए थे भारत। इसी दौरान भारत और ईरान ने 2 समझौता किया है। और क्या था? पहला तो यह है कि चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर द्विपक्षीय सहयोग का कार्यान्वयन। दूसरा है सीमा शुल्क सहयोग पर द्विपक्षीय सहयोग का कार्यान्वयन। यानी चिकित्सा उत्पाद भी ध्यान रखिएगा और सीमा शुल्क सहयोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो ये जो आप मैप में ईरान को देख रहे हैं, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है ना। यहाँ की करेंसी बात करूं तो रियाल है। और मसूद पेजिस्कियान जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि दस्त ए कबीर जो रेगिस्तान है वो कहां पर स्थित है? दस्त ए कबीर, है ना। दस्त ए कबीर जो है ये डेजर्ट है, एक रेगिस्तान है, एक मरुस्थल है। ये कहां पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है ये ईरान में स्थित है। और साथ ही एक और रेगिस्तान का नाम ध्यान रखिएगा, दस्त ए लुत। क्या याद रखेंगे? दस्त ए लुत। ये दोनों ही रेगिस्तान जो है ईरान के अंदर स्थित है, ठीक है। माउंट दमावंद का नाम ध्यान रखिएगा, जो यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, माउंट दमावंद, है ना, ईरान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से आदि शक्ति अभियान किसने शुरू किया है? तो महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से आदि शक्ति अभियान जो है इसे महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र सरकार ने कहां पर? तो अहिल्या नगर में। कहां पर? अहिल्या नगर में इसकी शुरुआत की है। ध्यान से देखिएगा, दरअसल अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई थी अभी। तो इनके 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में, है ना, इस महिला सशक्तिकरण वाले अभियान जिसका नाम क्या है? आदि शक्ति, इसको लॉन्च किया है। इनका जन्म कहां पर हुआ है? अहिल्याबाई होलकर का ध्यान रखिएगा चौंडी में जन्म हुआ है। और इनके जन्म स्थान से ही इसका शुभारंभ किया गया। चौंडी कहां पर है? अहिल्या नगर में है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, इस आदिशक्ति जो अभियान का उद्देश्य है कि महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, कुपोषण, शिशु एवं मातृ दर को कम करना, जो मातृ मृत्यु दर है उसको कम करना, और साथ ही साथ जो घरेलू हिंसा है, बाल विवाह है, यौन उत्पीड़न है, जैसे सामाजिक जितने भी मुद्दे हैं, इन सभी को संबोधित करता है ये अभियान, है ना। इन सभी से निजात दिलाता है और महिलाओं की जो भागीदारी है उसको प्रोत्साहित करता है। एक और चीज यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि अभी महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ही एक पहल शुरू की थी। याद है किसी को? पिंक ई रिक्शा पहल।
पिंक ई रिक्शा पहल। अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो फिर ध्यान से सुन लीजिएगा। इसके अंदर इन जो ऑटो रिक्शा है, इनको चलाने वाली जो ड्राइवर होंगी वो महिलाएं होंगी। सरकार इनको सब्सिडी देंगी, है ना। गुलाबी कलर की ये ई रिक्शा होने वाली है और काइनेटिक कंपनी जो है उसने इसके ऊपर समझौता किया है महाराष्ट्र सरकार से। तो ये चलाने वाली ड्राइवर भी महिला होंगी और इससे क्या होगा, महिलाओं का आर्थिक विकास होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। तो ध्यान रखिएगा, पिंक ई रिक्शा पहल जो है ये भी महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यूएचओ के वैश्विक वृद्ध अनुकूल शहरों और समुदायों के नेटवर्क, जिसे शॉर्ट में GNAFCC कहा जाता है, इस नेटवर्क में कौन सा शहर शामिल हुआ है अभी हाल ही में? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो शहर शामिल हुआ है ये केरल का कोझिकोड शहर है। यहां पर ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे इंडिया का मैप देख रहे होंगे तो इंडिया का मैप कैसा है, ऐसा है इंडिया का मैप, है ना। तो आपको ध्यान रखना, इधर तो क्या हो जाएगा, तमिलनाडु है, इधर केरल है। तो केरल के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका कोझिकोड जिला, ठीक है। ये जो रेड रेड किया है मैंने, ये है आपका कोझिकोड। ये जो कोझिकोड शहर है इसी को शामिल किया गया है, ठीक है। केरल भारत का पहला राज्य बना है, अगर आपको याद हो तो, वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाने वाला। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको मैंने ये पढ़ाया था पहले, वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो केरल बना है, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो नेटवर्क है ये क्या है, ये मान्यता शहर के वृद्ध जन समुदाय के लिए समावेशी, सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाने के लिए ये जो है शहर शामिल किया गया। इसको ये मान्यता इसीलिए दी गई इस शहर को, है ना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब बुजुर्गों की बात कर रहे हैं तो वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाने वाला जो पहला राज्य है भारत का, वो कौन बना है, वो भी केरल बना है। और एक और आपको ध्यान रखना है, कोझिकोड जिले से ही अक्टूबर 2023 में यूनेस्को द्वारा साहित्य का शहर घोषित किया गया था इसी कोझिकोड शहर को। और यहां पर अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर जो है ये कोझिकोड ही बना था, ठीक है। बात करें डब्ल्यूएचओ की, तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब होती है, 7 अप्रैल 1948 में डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है ना। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है टेड्रोस एडोनम घेब्रेयेसस जो है वो इसके महानिदेशक हैं डब्ल्यूएचओ के। और 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना होती है, इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 72वें संस्करण का आयोजन कहां हो रहा है? पहली चीज तो ये कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है इसका संस्करण कौन सा है इस बार, तो 72 नंबर का एडिशन है ना। इसका आयोजन कहां पर हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना तेलंगाना में हो रहा है। कहां पर, तेलंगाना में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। तेलंगाना में किस जगह पर हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है हैदराबाद। कहां पर, तेलंगाना के हैदराबाद में इसका आयोजन हो रहा है। ध्यान रखिएगा, जो 71वां संस्करण हुआ था इसका आयोजन भी भारत ने ही किया था। कहां पर किया था, तो मुंबई में किया था। कहां पर, मुंबई में। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का लगातार दूसरी बार आयोजन कर रहा है भारत। समझ में आया। और संस्करण ध्यान रखिएगा। यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो प्रतियोगिता है ये कब से कब तक चलने वाली है, तो पहले 7 मई से 31 मई तक चलने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से, आपको पता है भारत पाकिस्तान के बीच में काफी रिश्ते खराब हो चुके थे, है ना। पाकिस्तान जो है वो कुत्तों वाली हरकत करने पे आ गया था, है ना। पीठ पीछे छुरा भोंकना उसकी आदत है, इस वजह से ये डिले हो गया। और अब क्या है, ये जो मतलब आपको ध्यान रखना है, इसका जो आयोजन है वो 10 मई से लेकर के 31 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, 31 मई को ही सोनू सूद को मानवतावादी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आप क्या कहेंगे, सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। कौन सी प्रतियोगिता, तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, सोनू सूद। ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पॉल एंड सार्क के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, पॉल एंड सार्क जो है ये देखिए ये कंपनी है, ये एक इतालवी लग्जरी ब्रांड है। क्या है, इतालवी लग्जरी ब्रांड है। और ये कपड़ों का ब्रांड है, किसका, कपड़ों का।
आपको ध्यान रखना है कि इसके जो ग्लोबल एम्बेसडर बने हैं, यानी कि वैश्विक जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, वो बने हैं लोकेश राहुल। यानी इनका नाम क्या है? केएल राहुल, यानी लोकेश राहुल की बात कर रहे हैं। ये हैं केएल राहुल यानी लोकेश राहुल। और ध्यान रखिएगा ये भारतीय क्रिकेटर हैं। क्या हैं? क्रिकेटर हैं। और यहीं पर एक और चीज आपको ध्यान रखना है, ये भारत के मतलब ऐसे मतलब ये जो पॉल एंड सार्क है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले भारतीय भी हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने कुछ ब्रांड एम्बेसडर पढ़े थे, उसको एक बार रिवाइज कीजिए फटाफट दिमाग में। जैसे मैं बात करूं, कृति सनोन की बात करता हूं तो अभी ड्रीम टेक्नोलॉजी की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अनन्या पांडे की बात करूं तो फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है एक, उस ब्रांड का नाम क्या है? चैनल, है ना, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। कार्तिक आर्यन जो कि एक अभिनेता है, थॉमस कुक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और ध्यान रखिएगा थॉमस कुक इंडिया जो है, इसकी ये मतलब ये कौन सी कंपनी है, कैसी कंपनी है? तो ये विदेशी मुद्रा सेवा प्रदाता है। यानी अगर मैं इंग्लिश में कहूं आपको तो फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी है एक, ठीक है। इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। रोहित शर्मा की बात करूं तो SRMB स्टील के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। जसप्रीत बुमराह की बात करूं तो L&T फाइनेंस के तो बने ही थे। और इससे पहले आपको ध्यान रखना है स्केचेस जो कि एक जूते की कंपनी है, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। विक्की कौशल की बात करूं तो टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ऋषभ पंत की बात करूं तो गो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, है ना। तो ये कुछ अभी हाल ही में इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं जो आप रिवाइज करते चलिए साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है ना, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही नहीं है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर सबको मालूम है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ है तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है ना, पाकिस्तान के ऊपर। ये तो आप सभी लोगों को पता है। लेकिन यहां पर क्या जो चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट होंगी ना एग्जाम में, एग्जामिनर क्या कहता है? वो तो कहता है कि ये तो सबको पता ही है, उसमें से और अंदर से कौन सा क्वेश्चन निकल सकता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, नेतृत्व करने वाली जो महिला सैन्य अधिकारी हैं उनका नाम पूछा जा रहा है। तो एक तो नाम आपको ध्यान रखना है किसका? भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम, है ना। ये है भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी। और एक आपको ध्यान रखना है यहां पर भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये हैं व्योमिका सिंह, ठीक है। और ऑप्शन जो सी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो दोनों लोगों का नाम अच्छे से दिमाग में बिठा करके रखिएगा, एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और नेतृत्व किसने किया है? तो महिलाओं ने किया है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं तो एग्जामिनर जो है उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर देखता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर तो हमने चलाया पाकिस्तान के खिलाफ। आपको पता है पाकिस्तान ने क्या चलाया था? पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान ए मरसूस चलाया था, जिसे क्या हिंदी अर्थ होता है लोहे की दीवार। ये पाकिस्तान ने चलाया था भारत के खिलाफ। तो आपको ये तो ध्यान रखना है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है भारत ने चलाया था, तो पाकिस्तान ने भी एक ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन का नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको गलत नहीं करके आना है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किसने की है? तो यहां पर देखिए रोहित शर्मा ने अनाउंस कर दिया था टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया। विराट कोहली ने भी अनाउंस किया, लेकिन बीसीसीआई ने क्या किया? इनको कहा कि भैया आप फिर से सोच समझ लीजिए, है ना, अभी आप रुक जाइए। लेकिन विराट कोहली ने कहा नहीं, मेरी जो मतलब जो रन रेट है, जो स्ट्राइक रेट है, उसमें भी भाई कमी होती जा रही है। यहां पर इनका यह कहना था कि नहीं, मैं भी संन्यास लूंगा। तो आपको ध्यान रखना है, रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही लोगों ने संन्यास की घोषणा की है टेस्ट क्रिकेट से, यानी जो 5 दिन का मैच होता है ना क्रिकेट के अंदर, उससे संन्यास लिया है, ठीक है। ये जो वनडे क्रिकेट है उसको खेलेंगे। तो यहां पर आप देखिए रोहित शर्मा को इन्होंने संन्यास ले लिया है और विराट कोहली हैं, ये दोनों ने संन्यास लिया है, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सरकार ने सीबीआई निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया है, वह कौन है? आपको उस सीबीआई निदेशक का नाम बताना है जिसका कार्यकाल जो है अभी सरकार ने बढ़ाया है। तो ये जो आप देख रहे हैं सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं, जो निदेशक हैं, कौन है? ये है परवीन सूद। इन्हीं का कार्यकाल अभी हाल ही में सरकार ने बढ़ाया है। अगर मैं आपसे कहूं कि सीबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं,
एक तो आपने देखा कि डिजिटल स्कैम के तहत जो डिजिटल अरेस्ट हो रहे थे आजकल, काफी जो डिजिटल स्कैम चल रहा था, उसके खिलाफ ऑपरेशन चक्र 5 चलाया है सीबीआई ने। एक तो आपको यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको ध्यान रखना है यहीं पर कि ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क के खिलाफ सीबीआई ने एक चलाया था ऑपरेशन हॉक। क्या चलाया था? ऑपरेशन हॉक। तो दो ऑपरेशन आपको यहां पर ध्यान रखना है, एक ऑपरेशन चक्र ध्यान रखिएगा और एक ऑपरेशन हॉक ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों ही सीबीआई ने चलाया है। अभी मैं करंट में ये चीजें आपको पढ़ा चुका हूं, है ना, रिवाइज करवा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो अभी जर्मनी के जो नए चांसलर बने हैं वो फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये है फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि ये जो विजय दिवस समारोह है ये हर साल 9 मई को मनाया जाता है। पहला तो ये आपको डेट ध्यान रखनी है कि 9 मई को मनाया जाता है। 9 मई को क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन मॉस्को में एक परेड आयोजित की जाती। पहली चीज तो ये कि 9 मई को क्या होता है? विजय दिवस समारोह के दौरान। तो 9 मई को विजय दिवस समारोह के दौरान मॉस्को, जो कि रूस की राजधानी है, रूस की राजधानी मॉस्को में इसी विजय दिवस समारोह पर एक परेड का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और 9 मई को ही हम क्यों मनाते हैं, मतलब जो ये रूस है ये 9 मई को विजय दिवस समारोह क्यों मनाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि मई 1945 को फांसीवाद पर युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में, 9 मई 1945 में, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 से 1945 तक हुआ था, है ना। 1939 से 1945 तक हुआ था। किसकी बात कर रहे हैं हम? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। और इस दौरान नाजी जर्मनी पर, नाजी जर्मनी का मतलब हिटलर का जो शासन था, नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत का जश्न मनाने के लिए हर साल 9 मई को मॉस्को के रेड स्क्वायर में विजय दिवस समारोह मनाया जाता है। और इस समारोह के अंदर भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था संजय सेठ ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, संजय सेठ आपको नाम ध्यान रखना है। यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, इस समारोह में चीफ गेस्ट कौन थे, यानी मुख्य अतिथि कौन थे? तो चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग का नाम आपको ध्यान रखना है। किसका? सी जिनपिंग, जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं, वो इस समारोह के अंदर मुख्य अतिथि थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस का प्रकोप देखा गया है? तो निपाह वायरस का प्रकोप जो है अपने भारत में पहली बार नहीं देखा गया है। आपको ध्यान रखना है, केरल में अभी हाल ही में निपाह वायरस का प्रकोप देखा गया है। और पिछले साल भी हमने केरल के अंदर ही, ध्यान रखिएगा, पिछले साल भी हमने केरल के अंदर निपाह वायरस का प्रकोप देखा था। ठीक है, और निपाह वायरस जो है ये आपको ध्यान रखना है कि चमगादड़ से फैलने वाला है। आप यहाँ पे चमगादड़ का इमेज देख पा रहे होंगे, तो आपको ध्यान रखना है किससे फैलता है? जो चमगादड़ जो है इसकी वजह से फैलता है। और मलेशिया के सुंगई निपाह गांव में पहला मामला 1993 में देखने को मिला था, इसीलिए मलेशिया की उस गांव के नाम पर इस वायरस का नाम रख दिया गया, क्या? निपाह वायरस। अच्छा, अभी केरल के अंदर कहां पर देखने को मिला है? तो मलप्पुरम, है ना, मलप्पुरम आपको ध्यान रखना है। मलप्पुरम जिले के अंदर अभी ये जो वायरस है ये देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत बोध केंद्र का उद्घाटन जो है ये कहां पर किया गया है? तो भारत बोध केंद्र का जो उद्घाटन किया गया है ये नई दिल्ली में किया गया है। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। और अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर आप इमेज में देखिए, ये है मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, इन्होंने ही इसका मतलब इसका उद्घाटन जो किया है भारत बोध केंद्र का, इसका उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर ने किया है। उद्देश्य क्या है? तो भारत की समृद्ध संस्कृति और सभ्यता की विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है ना, भारत बोध केंद्र का। अच्छा, भारत बोध केंद्र जो है इसमें भारतीय कला, संगीत, अध्यात्म, इतिहास, दर्शन और अन्य संबंधित विषयों पर विशेष रूप से चुनी गई किताबें और संसाधन रखे जाएंगे जिससे हमें जानकारी मिल सके। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, वर्ल्ड गुरु, ये विवेकानंद की इमेज बनी हुई है, बहुत सारी किताबें हैं। तो ये सारी किताबें और संसाधन जो है ये यहाँ पर इसी भारत बोध केंद्र में रखा गया है। और ध्यान रखिएगा उद्घाटन मनोहर लाल ने किया है। मनोहर लाल कौन है? तो मनोहर लाल आपको पता ही होगा, केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, केंद्रीय ऊर्जा एवं आवासन और शहरी मंत्री, कार्य मंत्री हैं ये।
तो आपको ध्यान रखना है इनका नाम मनोहर लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है डॉक्टर मुस्तफा यूसुफ अली गोम को सम्मानित किया गया है ना। अगर हम बात करें कहां पर सम्मानित किया गया है तो ध्यान रखिएगा गुवाहाटी जो कि असम के अंदर स्थित है, यहां पर सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो मैत्री फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया गया है। आप यहां पर इमेज में देख पा रहे हैं किसको? डॉक्टर मुस्तफा यूसुफ अली गोम को। अगर हम इनकी बात करें तो ये कौन है? तो आपको ध्यान रखना है मुंबई के प्रसिद्ध, कौन है ये? मुंबई के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं, है ना, एक उद्यमी भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि जो यूसुफ अली जो गोम है ये केयर टेकर्स एक्सटीरियर्स और इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं, आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया है अंतरराष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार। कहां पर? असम गुवाहाटी में मैत्री फाउंडेशन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूनेस्को से कौन सा देश जो है वो अलग हुआ है? तो अभी यूनेस्को से जो देश अलग हुआ है वो है निकारागुआ, है ना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, यूनेस्को से हाल ही में अलग होने वाले कुछ प्रमुख देशों की अगर हम बात करें तो एक तो आपने देखा था अमेरिका अलग हुआ था, है ना। यानी कि अगर हम सिर्फ प्रमुख मेन देशों की बात करेंगे, है ना, सारे देशों की बात नहीं करने वाले हैं, अमेरिका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है एक इजराइल का, अगर आपको याद आ रहा हो तो इजराइल जो है ये अलग हुआ है। और इजराइल के अलावा अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की बात करें, ये अलग हुआ है। सिंगापुर की बात करूं अगर मैं, तो सिंगापुर भी इससे अलग हुआ है। और इसके अलावा साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो ये भी अलग हुआ है। ठीक है, तो मेन आपको यहां पर ध्यान रखना है अभी निकारागुआ जो है ये अभी यूनेस्को से अलग हुआ। अच्छा, अलग हुआ क्यों है, रीजन क्या है? तो यहां पर ध्यान से समझिएगा कि निकारागुआ का एक अखबार है, उसका नाम है ला प्रेंसा। ध्यान रखिएगा, उस अखबार का नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मतलब जो अवार्ड मिला है वो अवार्ड किस अखबार को मिला है। तो निकारागुआ के ला प्रेंसा को यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 देने का निर्णय लेने के कारण निकारागुआ ने यह फैसला लिया है। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? तो उसका नाम याद रखिएगा, निकारागुआ के अखबार की कंपनी का ला फ्रेंसा, है ना, ला प्रेंसा नाम ध्यान रखिएगा ये। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ है, मतलब देश को तो खुश होना चाहिए ना कि अगर किसी देश के अगर किसी अखबार को या किसी को अगर अवार्ड मिलता है तो खुश होना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहां पर क्या है कि निकारागुआ के अंदर ये जो अखबार है ना, ये मतलब देश विरोधी, यानी ये जो सरकार है उसके विरोध में इसने ऐसे न्यूज चलाए थे और भी बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से सरकार और इसके बीच में आपस में बन नहीं रहा था। और दूसरा ये कि यूनेस्को ने बिना निकारागुआ से पूछे, बिना उसके परमिशन के, बिना उसको बताए इसने इस अखबार को ये जो है पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसीलिए निकारागुआ ने यह फैसला लिया और यूनेस्को से अलग होने की बात कही है। निकारागुआ की अगर हम बात करें तो आप इमेज में ध्यान से देखिए, यह है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यह है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, है ना, नीचे की तरफ। इन दोनों के बीच में यहां पर आपको ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ना, ये है आपका निकारागुआ, दिख रहा है आपको, यहां पर है निकारागुआ। अच्छा, अवार्ड कौन दे रहा है? यूनेस्को। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। ऑड्रे अजोले जो है वो इसके महानिदेशक है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, अभी स्टैटिक जीके के अंदर ना यूनेस्को की फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। ये कई बार यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं जो है ये कहां पर खोदा गया है? इसकी बात कर रहे हैं, भूतापीय उत्पादन कुआं, यानी पहला भूतापीय उत्पादन कुआं। इसको हम दूसरी भाषा में बोले तो क्या कह सकते हैं? फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल डग, है ना, यानी पहला भूतापीय उत्पादन कुआं। ये भूतापीय उत्पादन कुआं क्या होता है? देखिए, भूतापीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, यानी कि जियोथर्मल एनर्जी को प्राप्त करने के लिए इस कुएं को खोदा जाता है ना। कहां पर खोदा गया है? ये जो खोदा गया है इसकी खुदाई हुई है अरुणाचल प्रदेश में, और पूर्वोत्तर भारत का ये पहला भूतापीय उत्पादन कुआं है। ये जो कुआं होता है ना, ये कुएं जमीन के अंदर गहराई में खोदे जाते हैं, फिर इस गर्म पानी या फिर जो भाप निकलता है उससे ना कुओं के
माध्यम से इसको सतह पर लाया जाता है, सरफेस पर लाया जाता है और फिर इससे बिजली उत्पादन किया जाता है ना। बिजली उत्पादन के साथ या फिर आप मान लीजिए कोई भी जो तापीय अनुप्रयोग है ना, उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं एक इमेज जो अभी अरुणाचल प्रदेश की है, तो आप यहां पर देखिए, ये यहां पर जो कुआं खोदा गया है, यहां से ये जो गर्म भाप आपको दिख रही है, ये आप जो इमेज देख रहे हैं यही है भूतापीय उत्पादन कुआं, जो कहां पर अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया है और ये पूर्वोत्तर भारत का पहला है। इस एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसे खोदा किसने है? तो इसे खोदा है सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज ने इसको खोदा है। और कहां पर खोदा है? तो अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले के दिरांग में इसकी खुदाई हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है ये कब मनाया गया है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात करें अगर हम, तो ये जो दिवस है ये अभी 11 मई को मनाया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इस बार की थीम क्या है? थीम है यंत्र। यंत्र की फुल फॉर्म ही है एक तरह से अगर आप देखें, युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन, ये यंत्र की फुल फॉर्म है एक तरह से, ठीक है। 2025 की थीम है, थीम जरूर ध्यान रखिएगा। यंत्र हिंदी में अगर हम बात करें तो नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर, ठीक है। अच्छा, ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है ये हम 11 मई को क्यों मनाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो मनाते हम इसलिए हैं क्योंकि हमने जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया था वो हमने किया था 11 मई 1998 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 11 मई 1998 में हमने क्या किया था? परमाणु परीक्षण किया था। पहला परमाणु परीक्षण हमने कब किया था? तो हमने किया था 1974 में, ठीक है। और जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया था वो हमने 1998 में किया था और 11 मई को किया था। इसीलिए इसकी वर्षगांठ यानी एनिवर्सरी मनाने के लिए हमने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है मनाने की घोषणा की। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पहली बार हमने कब मनाया? 1999 में मनाया था। कब मनाया था? पहली बार 1999 में मनाया था। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो दूसरी बार परमाणु परीक्षण हुआ था इसी का हम एनिवर्सरी मना रहे हैं, वर्षगांठ मना रहे हैं। 1998 में हुआ था, 1999 से में हम पहली बार मना चुके हैं और हम हर साल इसको मनाते हैं 11 अप्रैल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में, अच्छा क्वेश्चन से पहले देखिए अभी जो महत्वपूर्ण दिवस जो मनाए गए हैं, है ना, इस हफ्ते की अगर हम बात करें कौन कौन से मनाए गए हैं, तो 11 मई को मातृ दिवस मनाया गया है और मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि इसी मातृ दिवस को, है ना, मुझे एक फूल सी प्यारी सी बच्ची भगवान ने गिफ्ट की है और मेरे घर में लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है, मेरी बहुत ही प्यारी सी बच्ची का आगमन हुआ है और हम लोग बहुत खुश हैं। और ये जो मदर्स डे है ना, इस मदर्स डे के दिन ही हमारी बच्ची ने जन्म लिया है। और एक चीज मतलब आपको मैं बताऊं कि जैसे ही बच्ची का जन्म हुआ ना, वैसे ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी खत्म हो गया है ना, सारी चीजें नॉर्मल हो गई है। और आप लोग बताइए, कुछ अच्छा सा नाम सजेस्ट कीजिए, है ना, कमेंट बॉक्स में आप लोग बहुत अच्छा अच्छा नाम सजेस्ट कीजिए कि मतलब क्या नाम रखा जाए। वैसे मेरी जो पिताजी हैं उनका ये कहना है कि जो व्योमिका सिंह जो है ना, उनके नाम पे रखा जाए, क्योंकि एक महिला अधिकारी, मतलब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रिप्रेजेंट किया था, नेतृत्व किया था, तो काफी प्रभावित हुए हैं मेरे पिताजी उनसे, तो इनका कहना है उनके नाम पे रखा जाए। आप लोग बताइए, कुछ अच्छा अच्छा नाम बताइए, है ना, आप सभी लोग अच्छे अच्छे नाम बताइए। जो नाम पसंद आएगा हम उसके ऊपर नामकरण के दिन उसके ऊपर मतलब नाम रखने की बात करेंगे, देखेंगे कौन सा अच्छा नाम है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं हम 10 मई को। तो 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये मनाया गया है। अब आपको यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ना, ये साल में 2 बार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? साल में 2 बार। एक बार मनाया जाता है मई में और एक बार मनाया जाता है अक्टूबर में। और ध्यान रखिएगा, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो पिछली बार हमने 11 अक्टूबर को मनाया था, क्योंकि अक्टूबर का जो दूसरा शनिवार पड़ा था वो 11 अक्टूबर को पड़ा था। और अभी मई का जो दूसरा शनिवार पड़ा है वो पड़ा है 10 मई को। तो आपको ध्यान रखना है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये साल में हम 2 बार मनाते हैं। मई महीने के दूसरे शनिवार को मनाते हैं और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाते हैं। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपसे पूछ लिया जाए और एग्जाम में अगर
आपको दे दे 11 अक्टूबर तो आप 11 अक्टूबर टिक कीजिएगा, अगर आपको 10 मई दे दे तो आप 10 मई टिक कीजिएगा। लेकिन ये देख लीजिएगा कि आपको पूछ क्या रहा है। हो सकता है आपसे सीधा पूछ ले कि मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, स्टेटमेंट दे दे। फिर आपको स्टेटमेंट दे दे अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, और तीसरा स्टेटमेंट दे दे कि दोनों। तो आपको दोनों सही करना है, क्योंकि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये दिवस वाला क्वेश्चन है, तो सबके दिमाग में यही चलेगा कि दिवस जो है एक ही मनाया जाता है, मतलब साल में तो एक ही बार मनाया जाएगा। लेकिन इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, चलिए 9 मई को रूस का विजय दिवस, अभी मैंने आपको पढ़ाया रूस का विजय दिवस 9 मई को मनाया जाता है ना। और भारत के संजय सेठ ने पार्टिसिपेट किया है भारत की तरफ से। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को मनाई जाती है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ही दिवस पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, है ना। विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस, ये एग्जाम में पहले पूछे गए, दोनों ही दिवस पूछे गए, इंपॉर्टेंट है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया। तो अभी छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन चलाया और उस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मुठभेड़ के अंदर मार गिराया है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संकल्प। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा चलाया गया है? सीआरपीएफ के द्वारा चलाया गया है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन संकल्प, नक्सलियों को मारने के लिए, है ना। चलिए, तो ये चीज भी आपको यहां पर ध्यान रखना है अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के भगोरिया आदिवासी नृत्य, गोंड आदिवासी चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा, ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, को अभी हाल ही में राष्ट्रीय विरासत सूची में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय विरासत सूची का मतलब क्या है? तो भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है इन तीनों चीजों को। और आपको ध्यान रखना है ये तीनों चीजें कहां की है, किस राज्य की है? तो ये कहां की है? मध्य प्रदेश की है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों चीजें ध्यान रखिएगा और तीनों आपको ध्यान रखना कहां के? मध्य प्रदेश के है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्शल अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मार्शल अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट, नाम से ही आपको पता चल गया टूर्नामेंट किसका है, तो हॉकी का टूर्नामेंट है। और अभी इसको जीता है किसने? तो भारतीय रेलवे ने जीता है। भारतीय रेलवे ने किसको हरा करके जीता है? तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की टीम को हरा करके इंडियन रेलवे ने इस खिताब को अपने नाम किया है। अच्छा, इस खिताब का जो नाम रखा गया है वो एयर फोर्स मार्शल अर्जुन सिंह के नाम पर इस टूर्नामेंट का नाम रखा गया है। ठीक है, मार्शल, ये जो अर्जुन सिंह है, ध्यान रखिएगा, 5 स्टार, ध्यान से सुनिएगा, 5 स्टार रैंक पाने वाले एकमात्र एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं वायुसेना के। इनका नाम है अर्जुन सिंह, इन्हीं के नाम पर इस टूर्नामेंट का नाम रखा गया है। भारतीय वायुसेना के द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजित किया जाता है ना, आयोजन होता है। और 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, पहली बार इसका आयोजन किया गया था। समझ में आया? और जीता किसने है? तो भारतीय रेलवे ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड जूरिस्ट संगठन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो वर्ल्ड जूरिस्ट संगठन की अगर मैं बात करूं तो ये जो वर्ल्ड जूरिस्ट संगठन है, ये विश्व का सबसे पुराना जूरिस्ट संगठन है, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी, है ना। और अगर मैं बात करूं तो इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है, वॉशिंगटन डीसी में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। क्या है? मुख्यालय है वर्ल्ड जूरिस्ट संगठन का। अभी इसके द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले जो पहले भारतीय वकील बने हैं वो कौन बने हैं? भुवन रिभु बने हैं। कौन बने? भुवन रिभु। तो पहले भारतीय वकील बने, इसलिए इंपॉर्टेंट दिमाग में बिठा के रखिएगा। डोमिनिकन गणराज्य में वर्ल्ड लॉ कांग्रेस के दौरान यह अवार्ड दिया गया है भुवन रिभु को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है, जिसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? ठीक है, तो भारत का पहला है, इसलिए इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ये सैलो वाटर क्राफ्ट क्या होता है? सैलो वाटर क्राफ्ट का मतलब ये होता है कि कम गहरे पानी में काम करने के लिए इसको बनाया जाता है। सैलो वाटर का मतलब जैसे जो तटीय इलाका होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम है आईएनएस अर्नाला। क्या नाम है? आईएनएस अर्नाला। सॉरी, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही है आईएनएस अर्नाला। ये एक छोटी नौसेना की युद्धपोत है ना, बहुत ही छोटी, मतलब आप समझिए जो नॉर्मल बड़े बड़े युद्धपोत होते हैं ना, उसकी तुलना में थोड़ी छोटी है, जो खासकर कम गहरे पानी
में काम करने के लिए बनी होती है, जैसे जो तटीय इलाका होता है ना, भारत का जो तटीय इलाका है ना, उसकी बात कर रहे हैं, वहां पर काम करने के लिए। और इसका मुख्य काम क्या है कि जो दुश्मन की पनडुब्बियां हैं उसको ढूंढना है, पहचानना है और उसको नष्ट करना ही इसका मुख्य काम है। ठीक है, इसको बनाया किसने है, डिजाइन किसने किया है, तो GRSE कोलकाता ने डिजाइन किया है। GRSE की फुल फॉर्म क्या होती है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, है ना, कोलकाता ने इसको डिजाइन किया है। और इसको बनाया किसने है, तो L&T शिपयार्ड जो कि कट्टुपल्ली में है, इसने इसको बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से क्लाउड सीडिंग की घोषणा की है। देखिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की जा रही है, और ये जो सहयोग लिया है दिल्ली सरकार ने, ये लिया है IIT कानपुर का सहयोग। किसका, IIT कानपुर का। अब देखिए क्लाउड सीडिंग क्या होता है, इस इमेज को ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा क्लाउड सीडिंग क्या होता है। देखिए, एरोप्लेन, यानी आप ये समझिए जो आपको जहाज दिख रहा है, इसको ना एरोप्लेन के माध्यम से, जहाज के माध्यम से क्या किया जाता है, हवा में सिल्वर आयोडाइड, नाम आप लोगों ने सुना होगा, AgI जिसे कहा जाता है, क्या, सिल्वर आयोडाइड। तो ऐसे जो रसायन होते हैं जो कृत्रिम वर्षा में काम आते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार नहीं 50 बार पूछा गया है कि कृत्रिम वर्षा करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है AgI, है ना, सिल्वर आयोडाइड, इसका फॉर्मूला भी पूछा गया है AgI, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि AgI जो है इसका फुल फॉर्म, मतलब इसका नाम क्या है, सिल्वर आयोडाइड। इसको क्या किया जाता है, बादलों के ऊपर ना इसका छिड़काव कर दिया जाता है, इसको इसके ऊपर छिड़क दिया जाता है। अब इसका छिड़काव करने से क्या होता है कि बादलों से कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। ये एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे बादल जो है वो वर्षा करने को मजबूर हो जाते हैं, आप समझिएगा, है ना। और इन बादलों से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। जो वर्षा होती है तो जो भी धूल के कण हैं, छोटे छोटे जो भी वायु प्रदूषण फैलाने वाले जो भी कण हैं, चाहे धूल के हों, चाहे धुंध के हों, है ना, धुएं के, ये सब कण क्या होते हैं, ये सब बारिश की वजह से क्या होते हैं, सब जमीन पर नीचे आ जाते हैं, और जो वायु प्रदूषण है वो मुक्त हो जाता है, यानी वायु प्रदूषण जो है उससे निजात मिल जाती है। समझ में आया। तो कुछ नहीं है, क्लाउड सीडिंग के अंदर क्या होता है, क्लाउड सीडिंग प्रोसेस में एरोप्लेन के माध्यम से, है ना, सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है बादलों के ऊपर। एक तरह से आप कह सकते हैं कि बादलों से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, और जब ये वर्षा होती है तो मौसम साफ हो जाता है, जितने भी वायु के अंदर प्रदूषण वाले कण होते हैं वो सब हट जाते हैं, साफ हो जाते हैं। समझ में आया, इसी को बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश ने किसके साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश एग्रीज और AI प्रज्ञा पहल को शुरू किया है। ये दो ऐसी पहल है जो इसको शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने, और किसके साथ मिलकर के शुरू किया है, तो आपको ध्यान रखना है विश्व बैंक के साथ मिलकर के शुरू किया है। आप यहां पर जो देख रहे हैं ये है विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा। क्या नाम है इनका, अजय बंगा, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। विश्व बैंक की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है विश्व बैंक की स्थापना कब होती है, 1944 में होती है। इसका जो मुख्यालय है ना, जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो वॉशिंगटन DC आपको ध्यान रखना है, यहां पर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और अध्यक्ष की बात करूं, हेड की, तो आपको ध्यान रखना है अजय बंगा इसके हेड हैं। अब यहां पर समझिएगा उत्तर प्रदेश एग्रीज क्या है, ये जो पहल है इसको समझिए। कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा इस उत्तर प्रदेश एग्रीज पहल से। किसको, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा। AI प्रज्ञा से डिजिटल कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा, है ना। राज्य के 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेन किया जाएगा, यानी प्रशिक्षित किया जाएगा। इस पहल का नाम है AI प्रज्ञा। समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन वीजा किसने लॉन्च किया है, तो अभी वियतनाम ने गोल्डन वीजा लॉन्च किया है। गोल्डन वीजा क्या होता है, तो गोल्डन वीजा का मतलब यह है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, है ना, जो टूरिस्ट होते हैं, उनको लंबे समय तक रहने के लिए मौका मिलता है। तो अभी जो वियतनाम ने ये जो गोल्डन वीजा शुरू किया है, ये 10 साल के लिए गोल्डन वीजा शुरू किया है ना। अगर कोई भी निवेश करता है ना, भारतीय इन्वेस्टर्स जो है अगर निवेश करते हैं तो उनको ये आपको ध्यान रखना है, गोल्डन वीजा जो है 10 साल के लिए देने के लिए वियतनाम तैयार है। सीधी सी बात ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति किसी देश में अगर इन्वेस्ट करता है ना तो उसे वहां का गोल्डन वीजा मिलता है। जैसे UAE में है, आपने देखा होगा, है ना। ऐसा ही अमेरिका ने लॉन्च किया था। अमेरिका ने तो क्या बोला था कि 44 करोड़ रुपए तक का अगर आप इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी, गोल्डन वीजा मिलेगा आपको। तो अभी भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जो गोल्डन वीजा 10 साल का दिया है वो वियतनाम ने लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले अगर हम बात करें तो एक बार वियतनाम को देखिए मैप के अंदर। ये अपना प्यारा भारत है, इंडिया है ना। इंडिया की बात करूं तो यहां से जब आप इधर आएंगे है ना, बांग्लादेश होके फिर इधर म्यांमार है ना, फिर इधर आप आएंगे धीरे धीरे, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए जो एस की आकृति में जो रेड कलर का बना हुआ है ना, यही है आपका वियतनाम। ऊपर चीन से इसकी सीमा लगती है ना। हनोई इसकी क्या है, राजधानी इसकी हनोई है। मुद्रा इसकी डोंग है। करेंसी की बात कर ली हमने, प्रधानमंत्री फाम मिन चिन है। और लुओंग कुओंग जो है वो इसके राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर देखिए एक एस आकार का देश आपको दिख रहा होगा, वियतनाम है ना, रेड कलर में। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, हमने वियतनाम को, किसी को याद है, वियतनाम को हमने ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसका समझौता किया हमने बेचने के लिए, याद है किसी को? क्योंकि चाइना से लगा हुआ है तो हमने कहा चलो बेच दो, कम से कम चाइना से ही लड़ेगा। हाँ, अपने अपने दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, अपना दोस्त होता है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत और वियतनाम के बीच में एक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है, उसका नाम क्या है, विनबैक्स। कभी पूछिए अगर आपसे, विनबैक्स युद्ध अभ्यास जो है ये किस किस देश के बीच में होता है, तो वियतनाम और भारत के बीच होता है। ठीक है, चलिए, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित देश है वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किसने शुरू किया है? तो पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की बात करें तो इसे शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। किसने शुरू किया है? हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ध्यान से देखिए, इसका उद्देश्य यह है कि राज्य के अंदर कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आर्थिक रूप से कमजोर जो बुजुर्ग कलाकार हैं उनको मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अब कला के क्षेत्र का मतलब क्या है? कला का क्षेत्र कौन कौन सा? जैसे संगीत कला हो गया, नृत्य हो गया, चित्रकला हो गया, मूर्ति कला हो गया। तो जो भी कला के क्षेत्र है उनको ये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स और कंडीशंस है। टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करूं तो पहला तो ये कि 20 साल का सक्रिय योगदान रहा हो, यानी ऐसा नहीं है कि वो काम छोड़ करके बैठे हों। दूसरा, उम्र जो है वो 60 वर्ष से अधिक हो, 60 साल से कम नहीं होना चाहिए। और अगर उनकी वार्षिक आय 1.80 यानी 1,80,000 तक अगर एनुअल इनकम है तो उनको हर महीने 10,000 रुपए की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं पे अगर उनकी वार्षिक आय 1,80,000 से लेकर के 3 लाख के बीच तक है तो उनको 7,000 रुपए हर महीने जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो कुल मिला के जो कला का क्षेत्र है उसमें जो बुजुर्ग कलाकार हैं है ना, उनको मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, बस ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप के रूप में कौन चुने गए हैं? तो आप सभी लोगों को पता है कि अभी हाल ही में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया था। इसका निधन हुआ है, पोप जो फ्रांसिस हैं इनका निधन हुआ है। अब इनके निधन के बाद नए पोप बनना बिल्कुल लाजमी है कि कोई ना कोई तो नया पोप बनेगा। तो ये जो थे ये 266वें नंबर के पोप थे। अब देखिए जो नए पोप बने हैं वो बने हैं रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। दरअसल होता क्या है कि जो भी पोप, क्या है, पोप एक तरह का पद है। क्या है? एक तरह का पद है। ठीक है, तो जो भी इस पद पर जाता है फिर उसको एक नया नाम दिया जाता है। तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट तो इनका असली नाम है, लेकिन अब इनको किस नाम से जाना जाएगा तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अब इनको पोप लियो 14वें के नाम से जाना जाएगा। पोप लियो 14वें के नाम से अब इनको जाना जाएगा और ये 267वें पोप हैं। इस पद पर आने वाले पहले अमेरिकी बने, यानी कोई भी अमेरिकी व्यक्ति अभी तक ना पोप नहीं बना था। ठीक है, पोप क्या है? एक तरह का पद है। ध्यान रखिएगा, ये कहां पर निवास करते हैं तो ये वेटिकन सिटी में, जो वेटिकन देश है ना, आप समझिए वहां के ये हेड भी होते हैं। और दुनिया का सबसे छोटा देश जो है वो कौन सा है? वो वेटिकन सिटी जो है, वेटिकन जो देश है ये है इटली के रोम में स्थित है। ये छोटा सा देश है पूरा। और यहां पर ध्यान रखिएगा जो भी पोप होते हैं, जो भी ईसाई धर्मगुरु होते हैं, वो इस सिटी के अंदर यहां पर निवास करते हैं। ठीक है, तो इसके हेड भी कौन हो गए? पोप लियो। ये है पोप लियो 14वें। तो अब इनका नाम बदल करके पोप लियो 14वें के नाम से इनको जाना जाएगा। वास्तव में इनका जो नाम है वो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट इनका नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ब्रह्मोस एरो स्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी ब्रह्मोस जो मिसाइल है, आपको ध्यान रखना है ना, इसकी आप ये समझ लीजिए कि इसका यहां पर निर्माण किया जाएगा, इसकी टेस्टिंग की जाएगी। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है ना। वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन किया है। किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। और लखनऊ किसकी राजधानी है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है।
उत्तर प्रदेश में लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर आपको ध्यान रखना है, एक जगह है और उसका नाम है भट्ट गांव। क्या है? भट्ट गांव। तो यहां पर भट्ट गांव में इसकी स्थापना की गई है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, लखनऊ से मैं आपको याद दिलाऊं, अगर मैं आपसे कहूं कि देश का पहला एआई सिटी जो है वो कहां पर बन रहा है, तो आपको ध्यान रखना है भारत का पहला एआई सिटी लखनऊ। ठीक है, और पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय जो है वो भी आपको ध्यान रखना है लखनऊ में। ठीक है, और लखनऊ जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि लखनऊ जो है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है। कमेंट बॉक्स में बताइए, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? तो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, कोई भी चीज पहली बार हो तो वो इंपॉर्टेंट है। कौन सी बनी है? तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली विधानसभा बनी है। कौन सी बनी है? दिल्ली विधानसभा। अब जो दिल्ली विधानसभा है वो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होगी। तो विधानसभा परिषद जो परिसर है, विधानसभा जो परिसर है, इस परिसर में 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई है और इसकी जो लागत है वो 2 करोड़ रुपए आई है। 8.20 लाख यूनिट जो है वो बिजली पैदा करेगी ये। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी है? तो दिल्ली विधानसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीरंदाजी विश्व कप 2025 के चरण 2 में भारतीय पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? यानी भारत जो है इस मेडल टैली में, इस पदक तालिका में कौन से स्थान पर है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये देखिए, जो तीरंदाजी विश्व कप है ना, ये जो आपको ध्यान रखना है आर्चरी वर्ल्ड कप है, ये दरअसल कई चरणों में होता है। पूरे साल में कई चरणों में इसका आयोजन किया जाता है। अभी आप लोगों ने पहला चरण पढ़ा था कुछ दिन पहले, किसी को याद है पहला चरण आपने कब पढ़ा था? पहला चरण आपने भी कुछ दिन पहले पढ़ा था। और अब जो आयोजन हुआ है वो दूसरे चरण का आयोजन हुआ है। तो इसके अंदर भारत जो है वो दूसरे स्थान पर आया है। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पर साउथ कोरिया, या फिर आप कह सकते हैं कि दक्षिण कोरिया इसके अंदर पहले स्थान पर है। भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। अच्छा, भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने इसके अंदर कुल टोटल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के पास 2 तो क्या आए हैं? 2 आए हैं गोल्ड मेडल, है ना। एक आया है हमारे पास सिल्वर मेडल और हमारे पास आए हैं 4 ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। तो 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, यानी टोटल 7 मेडल हमारे पास आए हैं। दूसरा चरण है ये विश्व कप तीरंदाजी का। इसका आयोजन 6 से 11 मई 2025 तक हुआ। कहां पर हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, चीन के संघाई में हुआ है ना। कहां पर? चीन के संघाई में इसका आयोजन हुआ है। अब यहां पर एक चीज नोटिस कीजिएगा, मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूं, उस टेबल को बड़े ध्यान से देखिएगा, वो आपको पूरे साल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला चरण जो आपने पढ़ा था विश्व कप तीरंदाजी विश्व कप 2025 का जो पहला चरण हुआ था वो कहां पर हुआ है? वो ऑबर्नडेल अमेरिका में हुआ था। अगर आपको याद हो, 8 से लेकर के 13 अप्रैल 2025 के बीच। और इसमें जो पहला चरण हुआ था, इसमें जो भारत है वो 4th नंबर पे था, चौथे स्थान पर था। और यहां पर भारत ने 4 मेडल जीते थे। और इन 4 मेडल में से आपको याद रखना है कि भारत ने 1 गोल्ड जीता था, 1 सिल्वर जीता था और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है, दूसरा चरण अभी जो आयोजन हुआ है वो संघाई चीन के अंदर आयोजित हुआ है। कब से कब तक? तो 6 से 11 मई तक इसका आयोजन हुआ है। और इसके अंदर आपको पता ही है कि भारत ने 7 मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड के साथ। अब जो तीसरा वाला होगा वो आपको ध्यान रखना है, अंताल्या तुर्की में होगा, जून महीने में होगा। फिर इसका जो चौथा चरण होने वाला है वो मैड्रिड स्पेन में होगा, 8 से 11 जुलाई तक। और जो फाइनल मुकाबला होगा, जो फाइनल होगा वो आपको ध्यान रखना है, ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में 5 से 12 सितंबर तक इसका आयोजन होगा। तो आपको यह ध्यान रखना, पहला चरण भी और अभी दूसरे चरण का आयोजन हुआ है। अब जून में तीसरा होगा, जुलाई में चौथा होगा, फिर फाइनल जो होगा वो सितंबर में होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कहां कहां इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, चलिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में विझिंजम बंदरगाह का उद्घाटन किया था? तो आपको ध्यान रखना है, इसका उद्घाटन मोदी जी ने केरल के अंदर किया था। कहां पर? केरल राज्य में। ठीक है, आज आपके लिए एक छोटा सा क्विज है, त्रिशूरपुरम
त्योहार जो है ये कहाँ मनाया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि जहां पर ये मनाया गया है, जिस राज्य में ये हाल ही में मनाया गया है, उस राज्य में और कौन कौन से फेस्टिवल मनाए गए हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि जब ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था तो मैंने उस राज्य में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताए थे। तो इस राज्य में कौन कौन से और फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट, है ना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, है ना। और मैंने आपको बताया कि वाइफ के टेक केयर करने के चक्कर में और जो हमारे घर लक्ष्मी जी आई हैं इनके टेक केयर के चक्कर में थोड़ा सा क्या है कि मतलब समय जो है वो नहीं निकाल पा रहा था मैं, बट अब मैं थोड़ा सा क्या है समय निकालने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय है, मैं पूरा अच्छे से समय निकालूंगा। और हाँ, चूंकि मुझे एक बिटिया रानी हुई है और मैं बहुत प्यार करता हूं अपनी इस बच्ची से, मैं इसलिए इसी के उपलक्ष्य में ना आप लोगों के लिए ना एक पूरा स्टैटिक जीके का जो है बैच लेकर के आऊंगा बिल्कुल फ्री में। अगर आप लोगों ने उस बैच को पढ़ लिया ना तो जो हजारों रुपए दे करके जो आप किसी कोचिंग में जो बच्चे पढ़ते हैं ना उनसे भी अच्छा आपको यहाँ पर कंटेंट मिलेगा, है ना। और आप खुद पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ ज्यादा ही अच्छा कंटेंट है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आप उस टॉपिक को अगर आपने पढ़ा है तो आप उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। अब हमारी कोशिश रहेगी कि रेगुलर क्लासेस आए, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को।